यस, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन में हम लोग बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मॉर्निंग में आपको सीडीपी की क्लास ही मिली थी और इवनिंग में भी आज हम लोग सीडीपी का सेशन कर रहे हैं, क्योंकि कल आपका ईवीएस का स्पेशल सेशन रहने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ईवीएस में जो हमारी एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड कुछ थ्योरी सेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो आज मॉर्निंग इवनिंग सीडीपी रखते हैं और आज लाइव सेशन नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, तो आज हम लोग यहाँ पर रिकॉर्डेड सेशन कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रोजर की ग्राहक केंद्रित थेरेपी इस धारणा पर आधारित होती है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को यहाँ पर जूम कर रही हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रोजर की बात हो रही है, ठीक है। कार्ल रोजर्स की जो थेरेपी है, ग्राहक केंद्रित थेरेपी, वो किस सिद्धांत पर या फिर किस धारणा पर आधारित है, ये आपसे पूछा गया है। आप पहले एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग थोड़ा थ्योरी करने की कोशिश करते हैं। हम लोग ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन जो है हमने पहले कभी नहीं पढ़ा है, फिर भी हम लोग इसका आंसर कैसे करेंगे, किस तरीके से टिक मार्क हम लोगों को करना है। सबसे पहला ऑप्शन है, मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करता है। क्या ये कार्ल रोजर्स की जो थेरेपी है, ग्राहक केंद्रित थेरेपी से बोला जाता है, यानी कि क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी बोला जाता है, ठीक है। इसे पर्सन सेंटर्ड थेरेपी भी बोला जाता है, व्यक्तिगत सेंटर्ड थेरेपी। दो नाम है, और भी बहुत सारे नाम है, पूरा थ्योरी डिस्कस करने पर हम लोग सारे नाम देख लेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, मनुष्य अपना स्वयं का काम खुद करता है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता है। क्या ये थ्योरी इस पर आधारित हो सकती है क्या? तीसरा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज उसके व्यवहार को निर्धारित करता है। मतलब समाज जैसा है, व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा ये डिपेंड करेगा समाज के ऊपर। तीसरा पॉइंट बोल रहा है। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, आदमी एक रचनात्मक, तर्क संगत और रचनात्मक सामाजिक प्राणी है, लेकिन समस्याओं को हल करने के लिए उसे समर्थन की आवश्यकता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनती, रचनात्मक होता है, तार्किक होता है, लेकिन क्या है, अपनी समस्याओं को हल करने के लिए उसे समाज की आवश्यकता होती है। अब थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए, ये जो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है, मतलब कहीं ना कहीं क्लाइंट को यहाँ पर कुछ ना कुछ थेरेपी की आवश्यकता होगी। उसको आवश्यकता क्यों होगी? जब मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता होगा या फिर उसने जो काम सोच रखे वो पूरे नहीं हो पा रहे होंगे, तब वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास गया होगा। साइकोलॉजिस्ट उसको क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, क्योंकि नॉर्मली ये चाइल्ड पढ़ने में आ रहा है, ठीक है, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी जो है उसके थ्रू जो है उसको सपोर्ट करने का, उसको मदद करने का प्रयास करेगा, ठीक है। थेरेपी से थोड़ा आइडिया लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसको हील करने की बात हो रही है। वो जो पर्सन गया है साइकोलॉजिस्ट के पास, उसकी मदद, हेल्प करने की यहाँ पर बात हो रही होगी। तो मनुष्य क्या है, अपनी ज़रूरतों और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करे, इसके लिए वो किसके पास जाता है? इसके लिए वो डॉक्टर के पास या साइकोलॉजिस्ट जो है उनके पास जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप थोड़ा तुक्का लगाकर भी इस आंसर को कर सकते हैं। बाकी मेन हमको थ्योरी पढ़ना थी कि आखिर कार्ल रोजर्स की जो थ्योरी भी है, इसके अंदर जो 3 कोर पॉइंट आते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एक करके सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं इसके नाम बता देती हूँ, हो सकता है एग्जाम में किसी और नाम से आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। ये कार्ल रोजर्स की मैं सिर्फ नाम लिख रही हूँ यहाँ पर। एक तो आपने क्वेश्चन में देख ही लिया है, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? क्लाइंट थेरेपी बोला जाता है। लिखने वाले स्टूडेंट जो नोट्स साथ के साथ बनाते हैं वो लिखते जाएंगे, ठीक है, और जो सुनकर याद करते हैं तो आप सुन लीजिए। इसे क्लाइंट थेरेपी बोला जाता है और इसे व्यक्ति केंद्रित थेरेपी भी बोला जाता है। हो सकता है हमको हिंदी में कभी और कुछ नाम दे दिया जाए, बाकी इंग्लिश में तो क्लाइंट थेरेपी ही आएगा, हिंदी में व्यक्ति केंद्रित थेरेपी आ सकता है, ठीक है। और क्या क्या नाम होते हैं इसके? उपचारार्थी, 1 सेकेंड, उपचारार्थी, ठीक है, इसको भी आप लिखेंगे, उपचारार्थी थेरेपी, उपचारार्थी केंद्रित थेरेपी से बोला जाता है। 3 नाम आप लिख लीजिए। एक नाम और है इसका, एक तो क्लाइंट हो गया, एक व्यक्ति केंद्रित हो गया, एक उपचारार्थी हो गया, एक और नाम से इसको पूछा जा सकता है। नाम हो सकता है एग्जाम में किसी और नाम से पूछ लिया जाए, तो आप सारे ही नाम साथ के साथ याद कर ही लो। अनिर्देशात्मक, अब इसका पूरा सेंस निकल कर आएगा और इसी से आपको पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी। अनिर्देशात्मक चिकित्सा थेरेपी इसको बोला जाता है। ये सबसे अलग क्यों है?
इसका रीज़न भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अनिर्देशात्मक चिकित्सा थेरेपी। अब अनिर्देशात्मक का हिंदी मीनिंग यदि आप निकालोगे अपनी खुद की लैंग्वेज में, तो मतलब बिना निर्देश दिए यहाँ पर थेरेपी की जाएगी, और बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो है सामने वाला, मान लो उसे डॉक्टर अभी कंसीडर कर लेते हैं, सामने वाला जो डॉक्टर है वो यहाँ पर जो पेशेंट होगा उसको ये नहीं बताएगा कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, बिल्कुल नहीं। इंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल वो देगा ही नहीं, वो उसके पास एक अलग ही ट्रिक होती है सामने वाले की परेशानी को सुनकर उसको सॉल्व करने की। अब वो क्या होती है उसको हम लोग सीख लेते हैं, इसीलिए इसका नाम अनिर्देशात्मक चिकित्सा होता है। यहाँ पर रोगी को जो है बार बार सक्रिय बनाने का प्रयास किया जाता है, मतलब कि जैसे कि कोई भी पेशेंट हुआ तो वो जब डॉक्टर के पास जाएगा तो वो क्या होगा, बिल्कुल निराश हताश सा होगा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, रोगी को सबसे पहले तो एक्टिव बनाने का प्रयास किया जाता है, उसको बिल्कुल एक तरीके से नॉर्मल इंसानों की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता होती है। जैसे कि दो फ्रेंड आपस में बात करते हैं ना, उसी तरीके से डॉक्टर और पेशेंट के बीच में बातचीत होती है। तो इसका सबसे बड़ा पॉइंट है कि रोगी को लगातार सक्रिय बनाने का प्रयास किया जाता है, बिना किसी निर्देश दिए कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, या फिर सामने वाले ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, ऐसे कुछ भी नहीं बोला जाता है। बस उसको एक नॉर्मल ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जाता है, उसके साथ सिर्फ बातचीत करके उसकी समस्या को सुलझाया जाता है। ये जो थेरेपी है ये कब लॉन्च की गई थी, 1940 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, 1940 में लॉन्च किया गया था। अब एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ, डायग्राम से और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि क्या दो लोगों के बीच में बातचीत होती है इसके अंदर। चलो एक कहानी सुनते हैं, इस कहानी के थ्रू आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि कार्ल रोजर्स आखिर ऐसी थेरेपी बनाए क्यों। तो सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर 3 कोर पॉइंट होते हैं। सबसे पहले तो जो डॉक्टर होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक यहाँ पर होना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर जो होते हैं उनको बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना पड़ता है। तीसरा होता है उस व्यक्ति के प्रति बहुत ही ज़्यादा एम्पैथी शो करनी पड़ती है, मतलब एक अच्छे तरीके से जेन्युइननेस शो करनी पड़ती है कि आप बहुत अच्छे हो, इस तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। कहानी कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर एक लड़का या फिर कोई व्यक्ति आता है, वो अपने पिता से परेशान है क्योंकि उसके पिता जो है उसको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। ठीक है, तो अब डॉक्टर यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स करेगा, सबसे पहले डॉक्टर को बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक होना पड़ेगा। तो वो बहुत ही जेन्युइन रिएक्शन यहाँ पर देंगे। जब स्टोरी सुनने के बाद, स्टोरी कुछ इस तरीके से होती है कि वो जो व्यक्ति है अपने पापा के बारे में ऐसे बोलता है कि मेरे पापा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं रखते, मुझे बहुत डांटते हैं और हर टाइम मेरी इंसल्ट करते हैं या फिर मुझे कुछ नहीं समझते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हुआ, द स्टोरी यू आर टेलिंग मी अबाउट योर डैड आर पेनफुल, आई एम सो सॉरी ही ट्रीटेड यू लाइक दैट। क्या कहा डॉक्टर ने उस पेशेंट को कि तुम्हारी स्टोरी मैंने सुनी, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब सुन के। इस तरीके से डॉक्टर ने वहाँ पर कहा, आई एम सो सॉरी ही ट्रीटेड यू लाइक दैट, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि उनने तुम्हें ऐसे ट्रीट किया, मतलब कि उसकी बातों में और आगे हाँ मिला दी कि हाँ तुम बहुत सही बोल रहे हो। उसको कभी भी डिनाई नहीं करना है, उस पेशेंट को कभी भी मना नहीं करना है। तो ये चीज़ें बोलती है बी ऑथेंटिक होना। हम लोग इतना डीप में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि कोई एग्जाम्पल के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसीलिए हर एक चीज़ को हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, बहुत जेन्युइन रिएक्शन देना है, इसको ऐसा नहीं बोलना है कि नहीं तुम अपने पापा के बारे में गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं, बस एक नॉर्मल रिएक्शन देना है कि मुझे बुरा लगा तुम्हारी कहानी सुन के, और तुम्हें जो है तुम्हारे पिता को तुम्हें ऐसे ट्रीट नहीं करना था, इस तरीके से। ठीक है, फिर आता है ऑफर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, बहुत पॉजिटिव तरीके से आपको उसके सामने पेश आना होगा, पेशेंट के सामने। ठीक है, नॉन जजमेंटल एक्सेप्टेंस यहाँ पर करनी पड़ेगी। नॉन जजमेंटल क्या होता है, आपको जजिंग नहीं होना है कि तुम गलत हो वो सही है, या फिर वो गलत है तुम सही हो। देखो अब यहाँ पर क्या होता है, गुड पीपल स्टिल फील एंगर, इट्स ओके टू फील हेट फॉर योर फादर, मतलब तुम अपने पापा को नफरत करते हो, तुम उनके ऊपर गुस्सा करते हो। तो यहाँ पर डॉक्टर ने किस तरीके से रिएक्ट किया कि गुड पीपल, जो अच्छे लोग होते हैं वो भी कभी कभी गुस्सा कर जाते हैं, तो इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम अपने पिता से नफरत करते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पर डॉक्टर ने क्या कहा, उसका बहुत अच्छा बोला, कभी भी उसकी बुराई नहीं करी, या उसको यूँ नहीं बोला कि तुम बुरे हो दूसरे लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है, ना इसको अच्छा बोला ना उसको बुरा बोला, बिल्कुल एक न्यूट्रल सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट कर दी। तीसरा होता है एम्पैथी को शो करना। एम्पैथी शो किस तरीके से की जाती है, बिल्कुल एक एक्यूरेट सही तरीका होता है ये।
रिफ्लेक्ट इमोशन, शो वार्मथ, लिसन एक्टिवली। मतलब सामने वाला जब अपनी कहानी को सुना रहा है तो डॉक्टर ऐसे नहीं कि फ़ोन पे बात कर रहा है या फिर दवाइयाँ लिखने लग गया या फिर कुछ और काम करने लग गया, ऐसा नहीं, बिल्कुल केयरफुली उसकी हर एक बात को सुनना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जजिंग होते हैं। जजिंग कैसे होते हैं कि वो किस तरीके से बात कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या इमोशंस आ रहे हैं, बातों के साथ साथ हर एक चीज़ को यहाँ पर मेजर करना पड़ेगा। तो बहुत ही केयरफुली यहाँ पर डॉक्टर उसको सुनता है और फिर बोलता है इट्स रियली हर्ट यू व्हेन योर डेट कॉल्ड यू स्टूपिड। जब तुम्हारे पिता ने तुम्हें स्टूपिड बोला, क्योंकि उसने कहानी में बोला था कि मेरे पिता मुझे कुछ नहीं समझते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, तो यहाँ पर डॉक्टर ने फिर उस चीज़ पर कैसे रिएक्ट किया, इट्स रियली हर्ट यू व्हेन योर डैड कॉल्ड यू स्टूपिड। सच में ये चीज़ तुम्हें बहुत हर्ट करी होगी जब तुम्हारे पिता ने तुम्हें क्या बोला होगा, स्टूपिड, बेवकूफ़ बोला होगा। तो बिल्कुल बहुत आराम तरीके से उससे बातचीत करी, लाइक वो किसी फ्रेंड से बात कर रहा हो। तो ये कार्ल रोजर्स की थेरेपी है, क्लाइंट थेरेपी, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी इसको बोला जाता है, व्यक्ति केंद्रित थेरेपी आप इसको बोल सकते हैं। अब कौन से वो 3 पॉइंट है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला होता है एम्पैथी शो करना। एम्पैथी शो करना मतलब उसके प्रति एक सकारात्मक व्यवहार शो करना, है ना। पॉजिटिव रिगार्ड, बिल्कुल सकारात्मक तरीके से हमें रिस्पॉन्स करना पड़ेगा और एक बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन वहाँ पर होना पड़ेगा, स्वाभाविक आपको यहाँ पर होना पड़ेगा, एक रियलनेस को आपको वहाँ पर शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट किसके द्वारा दिए गए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से 3 पॉइंट जो है किसके द्वारा दिए गए, कार्ल रोजर्स के द्वारा, और भी बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, बस आपको थ्योरी ध्यान रखनी है। एक बार और 1 मिनट में मैं सारी चीज़ें रिवाइज करवा देती हूँ। कार्ल रोजर्स की क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी इसको बोला जाता है, इसे व्यक्ति केंद्रित थेरेपी भी बोला जाता है, इसे उपचारार्थी केंद्रित मनोचिकित्सा भी बोला जाता है, इसे अनिर्देशात्मक चिकित्सा भी बोला जाता है, क्योंकि जो डॉक्टर है वो सामने वाले पेशेंट को कभी रिस्पॉन्स नहीं करेगा कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा मत करो, बस उससे बातचीत करेगा और बातचीत इस टोन में, इस तरीके से करेगा कि सामने वाले की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। यहाँ पर पूरा रोगी को सक्रिय बनाने का प्रयास किया जाता है बिना किसी निर्देश दिए। 1940 में ये थेरेपी आई थी। 3 मोड इसके होते हैं, 3 कोर पॉइंट होते हैं, एक एम्पैथी शो करना, एक जेन्युइननेस, एक रियलनेस शो करना, और तीसरा पॉइंट होता है पॉजिटिव रिगार्ड, मतलब एक सकारात्मक दृष्टिकोण यहाँ पर अपनाना है। किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखा जाएगा, अगर आप ये भी पढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। विजन, विजन क्या है, विजन मतलब देखने का नज़रिया। डिज़ायर क्या है, उसकी इच्छा क्या है। बिलीफ, उसकी मान्यताएं क्या है, वो किस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। उसके इंटेंशन क्या है, ठीक है, उसकी सोच विचारधारा क्या है, उसके इंटेंशन अपने फादर को लेकर क्या है, वो सारी चीज़ें, और वो किस तरीके की एक्शन परफॉर्म कर रहा है। इन 6 पॉइंट पर ध्यान देते हुए इन सारी एम्पैथी को लिया जाएगा, पॉजिटिव रिगार्ड को लिया जाएगा और जेन्युइननेस को यहाँ पर लिया जाएगा। ओके, गॉट इट, क्लियर हुई सारी चीज़ें। अब बात करते हैं हम लोग, वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। देखो पूछा क्या गया था कि किस थेरेपी पर, ये जो थेरेपी है किस धारणा पर आधारित है, किस एजम्पशन पर आधारित है कि मनुष्य जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करेगा। तो ये पूरी रोजर्स की जो थेरेपी है वो पूरा इसी से सेंटर्ड है। कार्ल रोजर्स की थेरेपी पूरे इसी जो दिया गया स्टेटमेंट, इसी पर ये आधारित है, राइट। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके का ही है। साइबरनेटिक्स में मशीन को निम्न के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, विवशता के इस्तेमाल के द्वारा, बल प्रयोग के द्वारा, मानव के द्वारा, या फिर विनिमय और प्रतिक्रिया प्रणाली के द्वारा। तो अब ये साइबरनेटिक्स की बात हो रही है। अगेन से हम थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों के अंदर चले गए। साइबरनेटिक्स क्या होता है, साइबरनेटिक्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो चीज़ें होती है सारी चीज़ें ऑटोमेटिक वर्क करती है, फीडबैक के ऊपर वर्क करती है। एक साइबरनेटिक्स मशीन के बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखो थोड़ा सा चीज़ें कैसे क्लियर होगी, जब तक एग्जाम्पल हमारे सामने नहीं आएगा चीज़ों को हम लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। इसे स्वविनिमय, स्व लिख देते हैं ना, इसको हिंदी में स्वविनिमय यंत्र भी बोला जाता है, ठीक है। स्व विनिमय यंत्र इसको यहाँ पर हिंदी में बोल सकते हैं, बाकी इंग्लिश में साइबरनेटिक्स है। अब यहाँ पर कोई भी हम लोग मार्केट से बहुत सारे टॉयज़, खिलौने खरीद कर लाते हैं, उसमें ये साइबरनेटिक्स जो होती है, ये जो मशीन्स होती है ये कार्य करती है, या फिर ये जो टेक्नोलॉजी है ये कार्य करती है। अब हम लोग एक कार लेकर आए। अब मार्केट में इस तरीके की कार बहुत, रोबोटिक्स कार जिन्हें बोला जाता है, तो इस तरीके की कार बहुत ज़्यादा प्रचलित होती है। जैसे कि सामने कोई भी दीवार आ गई या फिर सामने चेयर आ गई, तो ये कार क्या करेगी, इस चेयर के सामने ना जाते हुए अपना रास्ता पलट लेती है। फिर सामने मान लो कोई छोटा बच्चा बैठा हुआ है, तो ये कार उसके टकराएगी नहीं, वो क्या करेगी, वापस पलट जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे सेंसर्स लगे जिनको पता लग जाएगा कि आगे कुछ हर्डल है या फिर आगे कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट से मुझे टकराना नहीं है, मुझे अपना रास्ता
बदल लेना है। और ये एक्चुअल में जो कार होती है ये पूरे इस डोम शेप की होती है, इस तरीके की ये दिखती है, मतलब पूरा जो डिवाइस है इस तरीके का होता है। इसके ऊपर एंटीना की तरह एक सेंसर निकलता है, नीचे बहुत सारे व्हील्स होते हैं, मतलब एक कार के जितने व्हील्स होते हैं 4 से 5 अंदर कुछ व्हील्स हो गए। सिस्टम पूरा इस तरीके का रहता है। वो सेंसर्स क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि सामने वॉल आ गई तो मुझे पलट जाना है, ऊपर जा रहा है तो ऊपर कोई सामने खड़ा हुआ है, किसी के पैर है, ठीक है, तो वो डिटेक्ट कर लेगा सामने कोई ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सेंसर लाइट्स उस पर जाकर गिरती है और लाइट वापस जब रिफ्लेक्ट होकर आएगी तो पता चल जाएगा कि सामने कुछ ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो वो अपना रास्ता क्या कर लेती है, पलट लेती है। तो ये साइबरनेटिक्स होती है। तो ये किस पर कार्य करती है, क्या ये विवशता मतलब कि कंपल्शन के ऊपर कार्य करेगी, क्या ये बल प्रयोग यानी कि फोर्स के ऊपर कार्य करती है, फोर्स देकर क्या ये करती है, क्या मानव के द्वारा करती है कार्य, या फिर विनिमय और प्रतिक्रिया प्रणाली मतलब रेगुलेशंस एंड फीडबैक सिस्टम के ऊपर ये वर्क करती है। तो डेफिनेटली सही है, ये फीडबैक सिस्टम और रेगुलेशंस, उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है उसके ऊपर वर्क करती है। अब आप सोचोगे साइबरनेटिक्स का हमारे इससे क्या कनेक्शन, साइकोलॉजी से क्या कनेक्शन। तो ये साइकोलॉजी से ये कनेक्शन है कि इसको बनाने वाले जो थे उनका नाम भी आप लिख सकते हैं, नॉर्बर विनर करके, नॉर्बर विनर करके इनकी, नॉर्बर विनर ये एक व्यक्ति हैं, ठीक है। इनकी 1948 यानी 1948 में एक बुक आई थी जिसका नाम था, नाम आपसे सुन लीजिए, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन इन द एनिमल एंड द मशीन। मशीन और एनिमल के बीच में कम्युनिकेशन कैसे किया जाएगा उसके ऊपर इन्होंने अपनी एक पूरी बुक लिखी है। उसके अंदर उन्होंने साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई है और इसका ही प्रयोग उन्होंने वहाँ पर किया है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, जैसे कि हमारा नर्व सिस्टम होता है, हमारी नर्व्स वगैरह जो होती है, इससे यहाँ पर कुछ कनेक्ट करके इन सेंसर से, जैसे नर्व्स वगैरह से हम लोग मशीन वगैरह लगाकर पूरी मन में क्या क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें डिटेक्ट नहीं करते, लाइट डिटेक्टर वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके का कुछ सिस्टम यहाँ पर होता है जो साइबरनेटिक्स के अंदर आता है। तो ये किसके ऊपर वर्क करता है, ये विनिमय और प्रतिक्रिया प्रणाली के ऊपर यहाँ पर वर्क करता है। आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं कि साइबरनेटिक्स मशीन जो है किस तरीके से कार्य करती है। देखिए इसका पूरा लूप बताया गया है कि ये लूप जो है किस तरीके से कार्य करता है। देखो सबसे पहले यहाँ पर कुछ सेंसर्स लगे होते हैं, है ना, ये सेंसर्स लगे हुए हैं, कंट्रोलर के थ्रू इनको पूरा कंट्रोल किया जाएगा कि किस टाइम पर किस तरीके का रिएक्शन देना है। फिर और कुछ सिस्टम की यदि वहाँ पर नीड होती है तो वो सिस्टम लगे हुए रहते हैं और इसी से क्या हो जाता है, इसी से मिल जाता है वापस से फीडबैक। वापस से यहाँ पर जो भी सिस्टम कार्य कर रहा है, मान लो आगे ऑब्जेक्ट आ गया तो ये सिस्टम फटाफट से सेंसर के पास फीडबैक भेजेगा कि सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सामने कुछ रखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, वहाँ से पलट जाना है। तो विद इन मिली सेकेंड्स ये जो कार वगैरह है, कुछ भी सिस्टम हो गया जिसके अंदर हमने सेंसर्स लगा रखे हैं, वो अपने रास्ते से पलट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या कहलाती है, ये चीज़ें पूरा साइबरनेटिक लूप यहाँ पर कहलाता है। ओके, इतना सफिशिएंट है। बाकी इसके अंदर चीज़ें तो बहुत सारी, कम से कम 3 से 4 लेक्चर अकेले इस पॉइंट पर हो सकते हैं। हम लोग इतना डिस्कस नहीं करते इससे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होता है, जैसे रोबोट वगैरह जो होते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कार्य करते हैं। पूरा का पूरा ह्यूमन जो होता है, मानव इंसान जिस तरीके से कार्य करता है उसको पूरा कॉपी करते हैं। और साइबरनेटिक्स क्या होता है, ये पूरा रेगुलेटरी और फीडबैक सिस्टम के ऊपर कार्य करता है, जो बायोलॉजिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, कॉग्निटिव हो सकता है। ठीक है, अपनी खुद की समझ और इसके ऊपर ये आधारित हो सकता है। ठीक है, बाकी मैं ये पिक जो है आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप चाहें तो इसको पूरा पढ़ सकते हैं। पूरा साइबरनेटिक्स के बारे में इसने सारी डिटेल बना रखी है और ये भी बता रखा है कि आजकल की ज़िंदगी में साइबरनेटिक्स का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, संवेदी प्रतिक्रिया तंत्र का अर्थ क्या होता है, सेंसरी फीडबैक मैकेनिज्म का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहला, केवल दृश्य प्रतिक्रिया प्रदान की जाती है। दूसरा ऑप्शन है, सभी मानव गतिविधियों को ध्यान में रखा जाता है। प्रबलन एक स्व सक्रिय उपकरण यहाँ पर हो सकता है, या फिर रेनफोर्समेंट एक सेल्फ कंट्रोलिंग डिवाइस है। तो संवेदी प्रतिक्रिया तंत्र का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, सेंसरी फीडबैक। अगेन आप प्रीवियस क्वेश्चन से भी इसको थोड़ा कनेक्ट करके देख पाएंगे। संवेदी प्रतिक्रिया मतलब वही सारी चीज़ें हैं कि हमारे सेंस को यहाँ पर रेगुलेट किया जाता है। आप क्या फील करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर आपकी हार्ट बीट वगैरह कैसे चल रही, सब कुछ यहाँ पर संवेदी प्रतिक्रिया तंत्र के माध्यम से बाहर डिटेक्ट कर लिया जाता है। जैसे आप लोग ये समझ सकते हैं कि मान लो आपका पूरा ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, आपके ये हाथ है, तो यहाँ पर हाथ में क्या लगा जाएगा, यहाँ पर कुछ मशीन्स लगा दी जाएगी, ठीक है, और एक वायर के थ्रू ये बाहर एक आउटपुट मशीन के थ्रू कनेक्ट होगी, जो सारी चीज़ें आपकी डिटेक्ट कर लेगा, आपकी पल्स रेट सब कुछ यहाँ पर डिटेक्ट कर ली जाती है। तो संवेदी प्रतिक्रिया तंत्र का अर्थ क्या होता है, रेनफोर्समेंट किस तरीके का डिवाइस होता है, रेनफोर्समेंट एक स्वनियंत्रित उपकरण यहाँ पर कहलाएगा। रेनफोर्समेंट इज अ सेल्फ कंट्रोलिंग डिवाइस जो है संवेदी प्रतिक्रिया तंत्र यानी सेंसरी फीडबैक मैकेनिज्म का अर्थ होता है।
ठीक है। ये एक पूरा तरीके से सेल्फ कंट्रोलिंग डिवाइस आप इसको बोल सकते हो, ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लेगा। अभी हम लोग जैसे कि बहुत सारी थ्योरीज रिसर्च वगैरह देखते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं नकली हाथ यहाँ पर लगाया हुआ है, इंसान जैसा सोच रहा है, इंसान सोच रहा है कि मुझे कुछ उठाना है, तो वो अपने हाथ के थ्रू सारी चीज़ों को उठा पाएगा, क्योंकि आपका हैंड जो है वो पूरा डिटेक्ट कर लेगा कि सामने से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है और मुझे किस तरीके से यहाँ पर रिएक्ट करना है। तो ये पूरा जो है प्रबलन एक स्वनियंत्रित उपकरण होता है, ये इसका मीनिंग होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लिप्चिंग जर्मनी में पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। तो जर्मनी में जो विलियम है, ठीक है, उनके द्वारा पहली लैब स्थापित की गई थी, वो कौन सी लैब थी? क्या वो औद्योगिक मनोविज्ञान की लैब थी? क्या वो क्लिनिकल साइकोलॉजिकल लैब थी? क्या वो एजुकेशनल लैब थी? या फिर वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिकल लैब थी? जो पहली बार जो विलियम वुंट है, मैक्स विलियम वुंट जो है, उनके द्वारा जो है इस लैब की स्थापना की गई थी। आपको ध्यान होगा तो हमारे जो मैक्स विलियम वुंट हैं, उन्हें प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है। उन्हीं के द्वारा सबसे पहले लिप्चिंग जो जर्मनी है, यहाँ पर पहली प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। उसका नाम क्या है? उसका नाम है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग नॉर्मली कंसीडर करके आ सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी से ही कनेक्टेड होगी, लेकिन नहीं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिकल लैब की स्थापना की थी, जहाँ पर साइकोलॉजी से रिलेटेड सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। ठीक है, तो पहली बार यही मनोवैज्ञानिक बने थे और इन्होंने खुद को ही पहली बार मनोवैज्ञानिक यहाँ पर घोषित किया था। कौन है वो है हमारे विलियम वुंट। इस चीज़ का फादर उन्हें माना जाता है, प्रायोगिक मनोविज्ञान का फादर उन्हें यहाँ पर माना जाता है। राइट, सारी चीज़ें क्लियर होगी, क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। जर्मनी में पहली बार लिप्चिंग प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। जो नोट्स पढ़ रहे हैं उन्हें पता भी होगा, ये सारी डिटेल जो है मैंने नोट्स के अंदर कवर कर ली है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी से भी पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने एकाधिक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मल्टीपल इंटेलिजेंस हिंदी में नहीं समझ आ रहा, एकाधिक मतलब एक से अधिक होता है, तो यहाँ पर देख लो मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, या फिर किसके द्वारा पोस्टुलेट्स उसको किया गया था। जेबी वॉटसन के द्वारा, AR जॉनसन के द्वारा, EL थॉर्नडाइक के द्वारा, या फिर हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। तो हार्वर्ड गार्डनर का हम लोग बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ते हैं कि बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से वो प्रकार होते हैं, रिवाइज करते चलो। सबसे पहले भाषाई बुद्धि होती है, फिर तार्किक गणितीय बुद्धि होती है, मतलब बच्चा जो है या फिर व्यक्ति जो है लॉजिकल चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। फिर तीसरी देशिक बुद्धि होती है। फोर्थ हमारी संगीतमय बुद्धि होती है। अगली होती है हमारी शाब्दिक बुद्धि, ठीक है। फिर अंतःव्यक्तित्व होता है, फिर अंतराव्यक्तित्व होता है, और फिर होती है हमारी प्रकृतिवादी। ठीक है, तो ये 8 प्रकार किसके द्वारा दिए गए हैं, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अंदर दिए गए हैं। एक बार और रिपीट कर देती हूँ, जो लिख रहे हैं वो लिख लो। भाषाई बुद्धि, दूसरा तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा देशिक बुद्धि, चौथा संगीतमय बुद्धि, पांचवा शाब्दिक बुद्धि, छठा अंतःव्यक्तित्व, अंतराव्यक्तित्व सातवां हो गया, और 8वां क्या बचा है, एक और 8वां प्रकृतिवादी। ठीक है, ये टोटल कितने प्रकार हो गए, टोटल प्रकार हो गए हमारे 8 प्रकार। अब ये तो चलो हमको पता है, क्योंकि ये तो बुक्स वगैरह में दिया हुआ रहता है, लेकिन ये जो MP अपनी जो एग्ज़ाम वाले जो हैं MPPEB वाले बहुत सारी बार बुक्स के बारे में भी पूछ लेते हैं। तो एक सेशन हम लोग आपका बुक के ऊपर भी रखने वाला है, जिसमें हम लोग सारी बुक्स की जानकारी ले लेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है या फिर अभी तक पूछी गई है वो सारी बुक हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो एक इनके द्वारा ही एक बुक आती है, क्योंकि उसी बुक से मैंने इनकी सारी डिटेल देखी थी, फ्रेम्स ऑफ माइंड करके। ठीक है, मेन जो बुक का जो थीम है वो है फ्रेम्स ऑफ माइंड। ठीक है, ये मेन थीम है, और उसके नीचे लिखा हुआ है द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो बुक लिखी गई है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। याद रहेगा, जैसे ही आपको दिखे फ्रेम्स ऑफ माइंड किसके द्वारा लिखी गई, फ्रेम्स ऑफ माइंड हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा लिखी गई है, और उसके नीचे अगर ये भी दे दे द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो जैसे ही आप मल्टीपल इंटेलिजेंस देखोगे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, ओके अगर आपसे एक दो बुक के बारे में आज के सेशन में हम लोग पढ़ें, एक और बुक का नाम हमने क्या देखा था, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन इन द एनिमल एंड द मशीन। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, जो कि साइबरनेटिक्स से रिलेटेड है, तो ये लिखी गई है नॉर्बर्ट विनर के द्वारा। ठीक है, नॉर्बर्ट विनर के द्वारा 1948 में इस बुक को लिखा गया था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, 5 क्वेश्चन किए, लेकिन थोड़े से ज़्यादा टफ लग रहे हैं, बट एक बार और हम लोग रिवाइज कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। शिक्षण में जो है
ऑडियो विजुअल सहायता और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग क्यों किया जाता है इस तरीके से। सबसे पहला शिक्षार्थियों को एक मोड़ प्रदान करेगा, ठीक है, एक डाइवर्जन प्रदान करेगा, क्योंकि बच्चे थ्योरी पढ़ रहे हैं तो कुछ और पढ़ लेंगे, डाइवर्जन बच्चों का हो जाएगा। शिक्षक को आराम और राहत प्रदान होगी। प्रभावशाली मूल्यांकन को सहज करेगा, मतलब मूल्यांकन अच्छे तरीके से होगा। या फिर अधिगम को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में विवेक का प्रयोग करेगा। क्या बोल रहा है, मतलब यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस टू एनहेंस लर्निंग। तो यहाँ पर बच्चों को सीखने के नए नए तरीके मिलेंगे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या बोला जा रहा है, अधिगम को बढ़ाने के लिए, मतलब लर्निंग को एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में विवेक का प्रयोग करेगा। मतलब किस चीज़ का प्रयोग करेगा, यूटिलाइज करेगा नए नए तरीकों का। मतलब कुछ थ्योरी से सीखेगा, कुछ देखकर सीखेगा, कुछ सुनकर सीख जाएगा। इस तरीके से अलग अलग तरीकों के माध्यम से ऑडियो विजुअल जो एड्स होते हैं, हमारी जो टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स होते हैं, उनमें यहाँ पर बच्चे को मदद मिलेगी। ठीक है, श्रव्य दृश्य साधन, मतलब श्रव्य भी है, जैसे टीवी श्रव्य भी है, दृश्य भी हो गया, कंप्यूटर श्रव्य दृश्य दोनों हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है कि कक्षा में क्या सिखाया जा रहा है, तो शिक्षक को निम्न महसूस करना चाहिए। मतलब टीचर को कैसे फील होगा कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। भीषण क्रोध आना चाहिए टीचर को कि क्यों समझ नहीं पा रहे बच्चे, इतने मेहनत करने के बाद भी वह समय बर्बाद कर रहा है, कौन, टीचर। तीसरा है छात्रों के लिए दिया, मतलब छात्रों के प्रति पिटीशन शो करे, दया शो करे, या फिर एक्सप्लेन करे कुछ अलग तरीके से। देखो ऐसी सिचुएशन हो रही है कि बच्चों को हमारा पढ़ाया हुआ ना समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है हम लैंग्वेज सही यूज़ नहीं कर रहे, या फिर बच्चे जो है उस तक नहीं पहुंच पा रहे जहां तक हमें, मतलब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अलग है। हमें बच्चों को बच्चों की लैंग्वेज में ही समझाना पड़ता है, हंसी मजाक करते हुए और ये सारी चीज़ें करते हुए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अपने तरीकों को यहाँ पर बदलना पड़ेगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टू एक्सप्लेन इट इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। टीचर को क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग तरीके से समझाने की कोशिश करनी पड़ेगी, फिर पॉसिबिलिटी है कि बच्चों को यहाँ पर कुछ अच्छे से समझ आ जाए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसके सिद्धांत में कहा गया है कि बच्चे सक्रिय रूप में दुनिया के बारे में अपनी जो समझ है उसका निर्माण करते हैं। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। बच्चे जो समझ का निर्माण सक्रिय पार्टिसिपेशन करके करते हैं। स्किनर बोलें, कार्ल रोजर्स बोलें, अल्बर्ट बांडूरा बोलें, या फिर जिन पियाजे बोलें। आंसर क्या होगा आपका, सक्रिय पार्टिसिपेशन कौन लेता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन कौन करता है, नेचुरल, प्रकृति से कौन सीखता है नेचुरल वे में, तो जिन पियाजे ऐसा बोलते हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका जिन पियाजे। राइट, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर थोड़ा सा रिवाइज हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। मिराम्बिका निःशुल्क प्रगति शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है। स्कूल का समर्थन जो है, इस स्कूल का, मिराम्बिका जो स्कूल है, इसका समर्थन किसके द्वारा किया गया है। देखो मिराम्बिका जो स्कूल है ना, वो दिल्ली में स्थित है, दिल्ली के अंदर स्थित है। 1981 में इसकी स्थापना की गई थी, दो लोगों के द्वारा की गई थी। 1 सेकेंड, दो लोगों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1981 के अंदर की गई थी। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि इसका समर्थन किसके द्वारा किया गया, मतलब किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो एक औरबिंदो करके आते हैं, श्री औरबिंदो, ठीक है, उनके द्वारा और उनकी मदर के द्वारा इस स्कूल की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1981 में। कौन कौन है, श्री औरबिंदो, ठीक है, ये जो आपका ऑप्शन दिख रहा है ना, औरबिंदो, और उनकी जो मदर है उनके द्वारा ये जो निःशुल्क स्कूल है उसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती और निःशुल्क यहाँ पर पढ़ाया जाता है। वो स्कूल क्या है, उस स्कूल का नाम है मिराम्बिका। हम नहीं पढ़ते, NIOS के द्वारा है। NIOS जो यहाँ पर पूरी एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवाता है। NIOS कौन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, 10 क्लास तक के बच्चे हैं इसके अंदर, और इन सारों को यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। कहाँ पर स्थित है ये, दिल्ली का जो एक औरबिंदो आश्रम करके, वहाँ पर ये स्थित है, साउथ दिल्ली में स्थित है। ठीक है, क्योंकि 2015-16 में कुछ न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन आई थी, लाइक समथिंग घपले टाइप की कुछ न्यूज़ थी, तो फिर उसमें मैंने पूरा पढ़ा था। ठीक है, तो मिराम्बिका निःशुल्क प्रगति शिक्षा की अवधारणा पर आधारित समर्थन, स्कूल का जो समर्थन है औरबिंदो के द्वारा किया गया है, इसीलिए इसका नाम मिराम्बिका भी है, क्योंकि औरबिंदो और उनकी मदर के द्वारा जो इस स्कूल की स्थापना की गई थी। राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसमें दिल्ली के भी कुछ स्टूडेंट हमसे पढ़ते हैं, यदि उन्हें इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। ओके, चलिए काम करते हैं, जितने भी क्वेश्चन पढ़े एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आज थोड़े न्यू भी थे। सबसे पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था कार्ल रोजर्स की थेरेपी। क्लाइंट थेरेपी इसको बोला जाता है। व्यक्तिगत केंद्रित शिक्षा इसको थेरेपी, शिक्षा नहीं है ये, थेरेपी है। उपचारार्थी केंद्रित मनोचिकित्सा बोला जाता है, और एक और नाम था अनिर्देशात्मक।
क्योंकि यहाँ पर सामने वाले को इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाते कि उन्हें अब क्या करना है, सिर्फ उनके साथ बैठकर बातचीत की जाती है और बातचीत में कुछ इस तरीके की टोन का प्रयोग किया जाता है कि सब कुछ प्रॉब्लम जो है सामने वाले व्यक्ति की सॉल्व हो जाए। रोगी को हमेशा सक्रिय बनाने का प्रयास किया जाता है बिना किसी निर्देश के। 1940 में स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके अंदर 3 कोर पॉइंट होते हैं। एक तो जेन्युइन बिहेव, रियलनेस वाला बिहेव किया जाता है, एक्सेप्टेंस इसके अंदर रहता है, पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है और तीसरा होता है एम्पैथेटिक बिहेव यहाँ पर किया जाना बहुत ज़रूरी। कभी भी सामने वाले को तुम गलत वो सही या वो सही तुम गलत इस तरीके के टोन में बात नहीं की जाती है। ठीक है, बस उसकी हाँ जो है उसके अंदर से जितनी भी चीज़ें भड़ास वगैरह वो निकालने की कोशिश की जाती है और नई चीज़ें जो है उसके माइंड में डालने की कोशिश की जाती है कार्ल रोजर्स की थेरेपी के माध्यम से। तो मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करेगा, ये कार्ल रोजर्स की थेरेपी होती है। अगला है साइबरनेटिक्स में मशीन को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है। तो फीडबैक और रेगुलेशंस कंट्रोलिंग के माध्यम से किया जाता है। ये सारे पिक्चर्स मैं आज टेलीग्राम पर डालने वाली हूँ जो भी मैंने पढ़ाए हैं और साथ ही स्टेटस पर भी शेयर करूँगी। तो जिनको ये चाहिए वो सारे आप लोग वहाँ टेलीग्राम से ले लेना या फिर स्टेटस से आप उनको कॉपी कर लेना। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संवेदी प्रतिक्रिया तंत्र का अर्थ क्या होता है। संवेदी प्रतिक्रिया सेंसरी फीडबैक की बात हो रही है तो प्रबलक एक स्वनियंत्रित सेल्फ कंट्रोलिंग डिवाइस यहाँ पर होता है, रेनफोर्समेंट। ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लिप्चिंग जर्मनी में पहली प्रयोगशाला जो विलियम वुंड के द्वारा स्थापित की गई थी उसका नाम क्या है, उसको किस लिए स्थापित किया गया था। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, प्रायोगिक मनोविज्ञान के लिए स्थापित किया गया था क्योंकि प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक ही तो हमारे विलियम वुंड है, मैक्स विलियम वुंड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एकाधिक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये बुक हार्वर्ड गार्डनर की हो गई और एक बुक का नाम और बताना मैं आपको भूल गई, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन द एनिमल एंड द मशीन। अगेन आई रिपीट, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन इन द एनिमल एंड द मशीन। इस बुक के लेखक कौन है? नॉर्बर्ट विनर है, 1948 में लिखी थी। साइबरनेटिक्स के ऊपर ये पूरी प्रणाली आधारित है। स्व विनिमय तंत्र का उल्लेख इसके अंदर किया गया है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑडियो विजुअल सहायता और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग क्यों किया जाता है। फिजिकल एक्टिविटी और ऑडियो विजुअल एड का प्रयोग करने से क्या होगा, बच्चों को ज़्यादा लर्निंग जो है उसमें एनहेंसमेंट मिलेगा, सीखने में मदद मिलेगी। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है कि कक्षा में क्या सिखाया जा रहा है तो टीचर उन्हें कुछ अलग तरीके से पढ़ा सकता है। किसके सिद्धांत में कहा गया है कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का विस्तार करते हैं। तो जीन पियाजे बोले थे। अगला क्वेश्चन है, मेराम्बिका निःशुल्क प्रगति शिक्षा की अवधारणा जो है इसका समर्थन किसके द्वारा किया गया है, कौन लेकर आए हैं इस स्कूल को। तो ऑरोबिंदो लेकर आए हैं। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1981 में स्थापना हुई थी। दिल्ली के एक साउथ दिल्ली जो एक आश्रम है ऑरोबिंदो करके, वहाँ पर ये स्कूल स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरा 5 मिनट जो सेशन है जो प्रीवियस नाइट में हुआ था उसमें मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया था कि जो 5E मॉडल है ये किस तरीके से वर्क करता है और इसके अंदर कौन कौन सी 5 चीज़ें होती है। तो उसको आपको सही क्रम में जमाना है। क्या सबसे पहले एलोबरेट होता है, या एक्सप्लोर होता है, एक्सप्लेन होता है, या फिर एंगेज होता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। इसको अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। 11 PM नाइट सेशन के लिए आप रेडी रहिएगा और अगले जो सेशन हमारे डेली होते हैं उसी तरीके से कंटिन्यू रहेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।